मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। अभी तो काफी आज आ गए। चल साइकिल की व्यवस्था हो गई थी। अच्छा, अरे जब हम तुम्हारे लिए टाइम दे रहे हैं तो ये सब तो बहानेबाजी है, साइकिल नहीं है, समय नहीं है। जीवन में जो है बहुत ऐसे समय आएंगे, लेकिन वो सब उस पर तो पार पाना है, तभी जीत मिलेगी। जीतना है तो छोटी छोटी समस्याओं को तो आपको सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग तो पैदल जाते थे पढ़ने, तब साइकिल भी नहीं था, पैदल जाते थे धूल उड़ाते हुए। तब ये सड़क नहीं होते थे कच्चे, ऐसे गैलरी होती थी, गैलरी में से जाते थे पैदल, डगरा। हाँ, तो आज हम लोग बहिर्जात बल का अध्ययन करेंगे। अंतर्जात बल का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने देखा किस तरीके से जो है आंतरिक फोर्सेस से जो है आकस्मिक और डायस्ट्रॉफिज्म, मतलब जो है पटल विरूपणी और आकस्मिक परिवर्तन होता है पृथ्वी पर। अब मैंने बताया था कि जो आंतरिक बल है वो क्या करता है, पृथ्वी पर रचना करता है, निर्माण करता है। आंतरिक बल हमारे इस पृथ्वी के अंदर से जो बल काम करती है वो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करती है, चाहे वो महाद्वीप हो, चाहे द्वीप हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, मैदान हो, सब चीज़ों का निर्माण कौन करता है? आंतरिक बल निर्माण करता है। और ये आंतरिक बल निर्माण कर दिया, फिर बाद में जो बहिर्बल है, बहिर्जात बल है, बहिर्बल भी कहते हैं, बहिर्जात बल भी कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हैं, ये उनको क्या करती हैं? समतल स्थापन का कार्य करती हैं, उनको निम्नीकरण करती हैं, उनको काटती छांटती हैं, उनका ध्वंस करती हैं, विध्वंस करती हैं। तो इसीलिए ये बहिर्जात बल ऐसा काम करती हैं। तो प्रश्न आता है कि बहिर्जात बल का काम क्या होता है? विध्वंस करना, समतल स्थापन करना। विध्वंस सब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये समतल स्थापन का कार्य करती हैं। कहीं कहीं प्रश्न बनाने वाले लिख भी सकते हैं कि विध्वंसात्मक कार्य किसका है? बाह्य बल का। किसका है? बाह्य बल का। और निर्माणकारी बल कौन से हैं? आंतरिक बल। तो लेकिन आपको नेगेटिव बात नहीं लिखनी है, समतल स्थापन का कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं? समतल स्थापन का कार्य करती हैं। क्योंकि देखो, ये हमारा हम जो कुछ सोचते हैं उसी तरीके से पूरी दुनिया चलती है। और ये जो बहिर्जात बल हैं, इन्हीं की वजह से आज हम मैदान पा गए हैं, मैदानों में रह रहे हैं। तो निर्माण भी करती हैं, ऐसा तो है नहीं कि केवल विध्वंस ही कर रही हैं, लेकिन निर्माण शब्द नहीं आएगा यहाँ पर, समतल स्थापन का शब्द आएगा। क्या आएगा? समतल स्थापन का शब्द आएगा। जैसे आंतरिक बल ने, आंतरिक महोदय ने एक पर्वत बना दिया। क्या बना दिया? पर्वत बना दिया। और पर्वत बना तो कौन सी शक्ति से बनी? आंतरिक शक्ति से बनी। आंतरिक में भी किससे बना? आकस्मिक से, या जो है पटल विरूपणी से? किससे बना? दोनों से बन सकते हैं। आकस्मिक से जो है ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं कि नहीं बनते हैं? आकस्मिक से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं, और पटल विरूपणी से पर्वत बनते हैं। वैसे मोड़दार पर्वत बनते हैं, या फिर भ्रंश का निर्माण होता है। ये सब पटल विरूपणियाँ आते हैं, मैंने बताया। तो अब ये पर्वत बन गया, तो अब इसके ऊपर हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है। हमारी पृथ्वी के चारों मंडल वायुमंडल है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर जो तमाम प्रकार की दशाओं को उत्पन्न करती हैं, तमाम प्रकार की दशाओं को उत्पन्न करती हैं। तो यही वायुमंडल हमारी पृथ्वी पर जो है वर्षा कराती है, बादलों का निर्माण होता है तो वर्षा होती है, हवाओं को उत्पन्न करती हैं, ठीक, ग्लेशियर्स को पैदा करती हैं। सब कुछ वायुमंडल ही निर्धारित करता है हमारी पृथ्वी पर। जितने भी इस तरीके से जलवायविक जो है दशाएं होती हैं, सब वायुमंडल निर्धारित करता है। और वायुमंडल किससे गवर्न होता है? सूर्य की शक्ति से। सूर्य ही तो मुख्य प्रेरक शक्ति है। जो बाह्य बल है उसका मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? सूर्य है। आंतरिक बल में हमने देखा था, अंदर जो है उसमें कंट्रैक्शन होता है, या जो है चट्टानों में सिकुड़न, या उस तरीके से फैलाव, या फिर जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ, उनके कारण आंतरिक बल उत्पन्न होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से सूर्य से वो भी जो है गवर्न है। जब हमारी पृथ्वी बनी थी पहले, तो सूर्य से ही तो उत्पन्न हुआ था। तो वही शक्ति, तो वही ऊर्जा तो अंदर बची हुई है, और वही आंतरिक बल को जन्म देती है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सूर्य किसको प्रभावित करती है? बाह्य बल को। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं छोटा सा पहाड़ बनाए, ज़्यादा बड़ा हो गया। ये पहाड़ है, ये क्या है?
ये पहाड़ है छोटे, ये पहाड़ है, और यहाँ पर जो है बादल का निर्माण हो गया, बादल का निर्माण हो गया। ठीक, ये हो गया आपका क्लाउड्स, बादल बन गया। अब बारिश होगी कि नहीं होगी यहाँ? ठीक, बारिश होगी, बारिश होगी तो ये वाला क्षेत्र पर्वत का कटेगा कि नहीं कटेगा? ये वाला कटेगा, और ये कट करके ढाल के सहारे नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पर जो है एक घाटी है, यहाँ पर घाटी है, तो इस घाटी को फिल करेगा कि नहीं करेगा? ये घाटी फिल होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कट करके इतना हो जाएगा और ये इतना भर जाएगा। तो क्या हो गया? ये बराबर हो गया कि नहीं? समतल हो गया कि नहीं? तो इसलिए समतल स्थापन का कार्य कौन करती है? बहिर्जात बल करती है। कौन करती है? बहिर्जात बल करती है। अब बहिर्जात बल में कौन प्रक्रिया काम करती है? बहिर्जात बल में कौन प्रक्रिया काम करती है? तो इसमें जो प्रक्रिया काम करती है उसको बोलते हैं अनाच्छादन। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन, डेनुडेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेनुडेशन। डेनुडेशन की प्रक्रिया, अनाच्छादन की प्रक्रिया बहिर्जात बल की जो है मुख्य प्रक्रिया है। बहिर्जात बल की मुख्य प्रक्रिया क्या है? अनाच्छादन या डेनुडेशन। अब अनाच्छादन भी दो तरीके से होता है। अनाच्छादन भी कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है अपक्षय, एक क्या होता है? अपक्षय, वेदरिंग होता है। एक होता है वेदरिंग, अपक्षय, और दूसरा होता है अपर्दन। दूसरा होता है अपर्दन, इरोजन। तो सम्मिलित रूप से अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन की परिभाषा अगर लिखने के लिए आए तो क्या लिखोगे? अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? अनाच्छादन की प्रक्रिया। और अनाच्छादन की प्रक्रिया किससे उत्पन्न हुई है? बहिर्जात बल से। किससे उत्पन्न हुई है? बहिर्जात बल से। अब ये अनाच्छाद, अपक्षय क्या बला है? अपक्षय, इसमें देखो दो शब्द आया, क्षय और क्षय हो रहा है। किसका क्षय हो रहा है? चट्टानों का। किसका क्षय हो रहा है? चट्टानों का। अब क्षय शब्द आ गया तो यहाँ पर विनाश हो रहा है, चट्टानों का नाश हो रहा है। तो अब नाश कैसे हो रहा है? नाश जो है, चट्टानों का विनाश कैसे हो रहा है? अपने ही स्थान पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अपने ही स्थान पर। उनको कोई बहा कर नहीं ले जा रहा है, उनको कोई उड़ा कर नहीं ले जा रहा है, वो अपने ही स्थान पर क्षय होती हैं चट्टानें। तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं अपक्षय। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय, अपने ही स्थान पर। तो इसके लिए एक शब्द आया है इन सीटू। इसके लिए क्या शब्द आया है? इन सीटू। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इन सीटू, और हिंदी में कहते हैं स्वस्थाने। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वस्थाने। स्वस्थाने, स्व मतलब स्वयं, स्वयं के स्थान पर। स्व मतलब स्वयं के स्थान पर। जिस स्थान पर चट्टान है उसी स्थान पर चट्टान का क्या हो जाना? क्षय हो जाना। जिस स्थान पर चट्टान है उसी स्थान पर चट्टान का क्या हो जाना? क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ऐसी प्रक्रिया कहलाती है स्वस्थाने। स्वस्थाने तो ये घटना हो गई, लेकिन ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय की प्रक्रिया। अपक्षय की प्रक्रिया से। तो इन सीटू शब्द किससे जुड़ा है? प्रश्न आएगा। इन सीटू शब्द किससे जुड़ा है? अपर्दन से जुड़ा है कि अपक्षय से जुड़ा है? अपक्षय से जुड़ा है। अपर्दन में प्रक्रिया जो है गतिशील हो जाती है। अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? गतिशील होती है। इसमें गतिशीलता पाई जाती है, इसमें गति पाई जाती है, मोशन पाया जाता है। किसमें? अपर्दन में। लेकिन अपक्षय की प्रक्रिया में ये स्टैटिक होती है। अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है? स्टैटिक होती, स्थिर होती है। इसमें मोशन नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई बाहरी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही होती, कि कोई बाह्य शक्ति जैसे हवा है, बहता हुआ जल है, ये सब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं और चट्टान वहाँ पर क्षयित हो रहा है। लेकिन अब मान लो ऐसे चट्टान पड़ा हुआ है और कोई मतलब कोई तत्व काम ही नहीं करे तो भी क्षय नहीं होगा। लेकिन इसमें जो स्पष्ट रूप से माना जाता है कि कोई ऐसे गतिशील कारक नहीं काम करते हैं, कोई ऐसे गतिशील कारक नहीं काम करते हैं, चाहे बहता हुआ जल हो, चाहे पवन हो, चाहे हिमानी हो, ये सब जो है कार्य नहीं करते हैं। बल्कि जब चट्टान जो है भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से या जैविक रूप से जब क्षयित होते हैं, तीन तरीके से होते हैं चट्टानों का क्षय। किस रूप में होता है? तीन रूपों में होता है, भौतिक रूप में, रासायनिक रूप में और जैविक रूप में। तब जो है चट्टान अपक्षयित होते हैं। भौतिक रूप की बात करें तो इसको यांत्रिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, भौतिक को यांत्रिक। तो अपक्षय के हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रकार देखेंगे। इसको बोलते हैं अपक्षय के प्रकार। इसको बोलते हैं अपक्षय के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो अपक्षय के प्रकार की बात करें तो ये तीन प्रकार के अपक्षय होते हैं। कौन से? भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय को और क्या कहते हैं? यांत्रिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। ठीक,
अब अंग्रेजी में भी लिख लो, इसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिकल वेदरिंग। इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। और तीसरा है जैविक, जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल इरोजन, वो बायोलॉजिकल वेदरिंग किसको कहते हैं? जो है जैविक को। तो ये 3 प्रकार से अपक्षय होता है चट्टानों का, भौतिक तरीके से, रासायनिक तरीके से और जैविक तरीके से। अब भौतिक तरीके से समझने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि आपके घर में लालटेन जल रहा हो। क्या जल रहा हो? लालटेन जल रहा हो। लालटेन जब जलेगा तो उसका लैंप, उसका शीशा जो चिमनी होगी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। चिमनी गर्म हो जाएगी, फिर उसमें जो है 2-4 पानी की बूंद मार दो तो चिमनी क्या हो जाएगी? चटक जाएगी, टूट जाएगा। ठीक, तो वो क्या है? यांत्रिक प्रक्रिया है। इस तरीके से अगर चट्टान, इस तरीके से चिमनी टूटी तो कैसी प्रक्रिया हो गई? यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया। भौतिक परिवर्तन हुआ है, इसलिए चट्टान टूट गई, वो चिमनी टूट गई। अब चिमनी टूटी क्यों? क्योंकि जब चिमनी, लाइट जल रही थी, जब लैंप जल रहा था तो गर्म होकर के उसमें क्या हुआ था? चिमनी में एक्सपेंशन हुआ था। क्या हुआ था? एक्सपेंशन हुआ था, प्रसार हुआ था, फैल गया था। और जैसे ही आपने पानी की बूंदें डाली तो वहाँ पर वो स्थान थोड़ा सा क्या हो गया? ठंडा होकर सिकुड़ गया। वो स्थान क्या हो गया? ठंडा होकर के सिकुड़ गया। और अचानक हुई इस प्रक्रिया को उस चिमनी ने झेल नहीं पाया, वो चिमनी वो झेल नहीं पाए कि एकदम से फैला फिर एकदम से सिकुड़ गई, तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, वो टूट जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया किस गति से होती है, किस प्रक्रिया से होती है? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया। तो ऐसे चट्टानों में ये प्रक्रिया होती है, ऐसे ही चट्टानों में ये प्रक्रिया होती है। चट्टाने इसीलिए कहा जाता है वेजिटेशन करो, वेजिटेशन करो। वेजिटेशन हर मर्ज की दवा है, वेजिटेशन हर मर्ज की दवा है। सभी प्रकार के जो है बीमारियों को पृथ्वी पर खत्म करने का तरीका क्या है? वनीकरण। क्या है? वृक्षारोपण या वनीकरण। अगर खुले सतह है, चट्टान नग्न है, खुला सतह है, तो जाहिर सी बात है दिन में वो गर्म होगा, दिन में गर्म होगा, दिन में गर्म होगा तो फैलेगा, दिन में गर्म होगा तो वो फैलेगा। और रात में जो है उसकी उस ऊर्जा निकल जाएगी। दिन में तो सौरिक विकिरण होता है। हम लोग जो जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दिन में हमारी पृथ्वी गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि सूर्य से आने वाली विकिरण पृथ्वी को गर्म करती हैं। और सूर्य छिप गया, सूर्य छिप गया, छिप गया मतलब हमारे जहाँ हम हैं, हमारे कंटेक्स्ट में सूर्य कभी नहीं छिपता है। ये पृथ्वी है, मैंने बताया भी है कई तरीके से कि ये पृथ्वी है तो सूर्य कहीं छिपता नहीं है। हम स्वयं छिप जाते हैं, सूर्य से अपना मुंह छिपा करके घूमते रहते ना, कहते हैं अब बहुत तुमने हमको जो है वो कर लिया, हम अपना मुंह घुमा लेंगे, अब पीठ कर देंगे अपनी तरफ। जब पीठ हो जाएगा तो हमारा मुंह जो है अंधेरे में आ जाएगा। यही जो है रूल है हमारी पृथ्वी पे। तो सूर्य कहीं नहीं छिपता है। लेकिन जैसे ही हमने पीठ किया सूर्य की तरफ, हमारी पृथ्वी ने, हमने मतलब हमारी पृथ्वी ने जैसे ही सूर्य की तरफ पीठ किया, वैसे ही मुखड़ा हमारा खिल उठेगा। मुखड़ा खिल कैसे उठेगा? शीतलता की जो है एहसास होगा। अभी तो गर्म हो रहा था, हमारा चेहरा जो है गर्म से झुलस रहे थे, लेकिन अब हम शीतल हो जाएंगे। शीतल होंगे तो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे। ऐसे पृथ्वी हमारी मुस्कुराती है तो चटक जाते हैं। चट्टान जो ज़्यादा मुस्कुराएंगे तो चट्टानें क्या हो जाती हैं? चटक जाती हैं। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर जो है रात में, ए भैया तुम कहाँ मुँह पढ़ोगे क्या? आ जाओ आ जाओ। तो रात में जब भौमिक विकिरण होता है, ऐसे विकिरण को क्या कहते हैं? भौमिक विकिरण। यानी जब भूमि हमारी विकिरण करती है, यानी फिर से वापस करती है कि ले जाओ तुम अपना वायुमंडल में, तो उसको बोलते हैं भौमिक विकिरण। तो इस भौमिक विकिरण के कारण चट्टान क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, भाई ऊष्मा पूरी निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया रोज होती है, ऐसा तो है नहीं एक दिन हुआ। रोज सूर्य आएगा और रोज सूर्य छिपेगा, चला जाएगा। तो हमारी चट्टान में क्या होता है? डेली जो है फैलाव और संकुचन होता है। चट्टान में डेली फैलाव और संकुचन होता है, डेली एक्सपेंशन होता है, डेली कंट्रैक्शन होता है, डेली एक्सपेंशन होता है, डेली कंट्रैक्शन होता है। तो इस प्रक्रिया से जब चट्टान जो है क्या हो जाते हैं? चटकने लगते हैं, उनमें जो है अपक्षय होने लगती है, उनका क्षय होने लगता है, उनका विनाश होने लगता है। पहले बड़े बड़े बोल्डर्स में टूटेंगे, पहले चट्टान बड़े बड़े बोल्डर्स में टूटेंगे, फिर धीरे धीरे जो है उसमें वो छोटे कंकड़ में बदलेंगे, फिर धीरे धीरे रेत बन जाएंगे। ऐसे ही रेगिस्तानों का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है। रेगिस्तान जो आज हैं वो किस प्रक्रिया से बने हैं? अपक्षय की प्रक्रिया से बने हैं और अपर्दन की प्रक्रिया से बने। अपक्षय तो रेगिस्तान को बनाता है और अपर्दन की प्रक्रिया जो है उसका विस्तार करती है, उसका जो है संकुचन करती है। अभी आगे बताएंगे। ऐसे ही देखो, आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा। किसका? दशरथ माझी का नाम सुना है ना, बिहार में, जिसने पर्वत को काट करके रास्ता बनाया था। दशरथ माझी भूगोल नहीं पढ़ा था,
नहीं जानता था। और वो चट्टान को काटने निकला, पहाड़ी को काटने निकला, ठीक है, पहाड़ी को काटने निकला और उसको 20 वर्ष का समय लगा था। 20 वर्ष का समय लगा था पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बनाने में। उसको लोग पागल कहते, तो पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। आज जो है उसके बाद वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज उस पर लोग पीएचडी करते हैं। दशरथ माझी पर आज लोग पीएचडी करते हैं। उस गांव का नाम उसकी वजह से जाना जाता है और लोग पीएचडी करने जाते हैं। विदेश से भी लोग आते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पैदा हुआ था, धन्य है वो गांव, धन्य है वहाँ के लोग। चलो वो तो है नहीं, उसको मिल करके आते हैं, तो उस पर पीएचडी होती है। तो वो भूगोल नहीं जानता था, लेकिन उसने कुछ भौतिक नियम उसे पता था। वो जब चट्टान तोड़ने जाता था सुबह, मतलब दिन में अपना काम भी करता था, ऐसा नहीं रोजी रोटी खत्म कर दिया हो, भाई घर भी तो चलाना है। तो डेली वो अपना छेनी और हथौड़ी लेके जाता था। तो कभी कभी क्या करता था कि सर्दियों में, खास करके सर्दी में तो सूर्य देवता हमारे छिपे हुए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, तो सर्दियों में वो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके चट्टान के ऊपर लकड़ी जलाता था। फिर जो है चट्टान गर्म हो जाती थी, पानी की जो है छींटे मारता था। हाँ, उसकी पत्नी बीमार थी उसकी, तो वो जो है अस्पताल नहीं पहुंचा पाया था। वहाँ से लगभग पहाड़ी को घूम करके 17-18 किलोमीटर घूम जाना पड़ता था। और पहाड़ी के उसी तरफ जो है शहर था, हॉस्पिटल था। तो फिर उसने ठान लिया था कि जो है अब गांव में ऐसी जो है कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो पहाड़ काटना शुरू कर दिया था। जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो, बनने के जब आदमी काम कर जाता है ना इस टाइप का, तब फिर लोग आते हैं कि अरे तुम हमको बताया होते तो यहाँ हॉस्पिटल बना देते। फिर दशरथ माझी को कौन जान पाता है, फिर उसको कौन जान पाता है। और पहले तो उसको सब पागल ही करार दे दिए थे, पगला गया है, काट रहा है यहाँ पे जो है पहाड़ी काट रहा है। लेकिन जब काम हो जाता है तब दुनिया भर के लोग आएंगे, अरे तुम हमको बताया होते तो यहाँ अस्पताल बनवा देते तुम्हारी बीवी के लिए जो है। भाई एक बेटी बिहार की एक बेटी कोविड में अपने पापा को साइकिल में बैठा करके दिल्ली से शायद, और जो है बिहार में कोई जगह वहाँ तक चली गई थी साइकिल में बैठा करके। उसके पिताजी जो है बुजुर्ग थे, तो साइकिल से बिठा कर लेकर चली गई। उसके बाद जब हाईलाइट हुई तब दुनिया भर के लोग आ गए डोनेट करने, फंड करने। अरे बेटी को तो हम गोद लेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम लिखा। अरे उस समय नहीं देखा था जब वो साइकिल से जा रही थी तब। तो देखो, पागलपन होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए पागलपन होना चाहिए। अब वो आज के समय में जो है किसी न किसी ब्रांड की एम्बेसडर है लड़की, छोटी लड़की थी, अपने माँ बाप के साथ वहाँ रहती थी, पिताजी के साथ में दिल्ली में। अब कोविड हो गया, अचानक आना था, तो इस तरीके से मतलब साइकिल से लंबा सफ़र तय की। तो ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास रचने के बाद भारत में यही तो कमी है कि मतलब प्रक्रिया जब शुरू होगी उस समय लोग, प्रशासन को, लोगों को पता चलेगा तो भी जो है उसका जो है वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। जब वो सक्सेस हो जाएगा उस कार्य में तब लोग दिखाई देते हैं आकर के, अरे हम भी कर सकते हैं, तुम्हारा सपोर्ट जो है, हम तुमको पढ़ाएंगे, हम तुमको डोनेट करेंगे। तुम भाई मलाला यूसुफजाई थी जिसको मतलब तालिबानियों ने जो है गोली मारी थी, और फिर बाद में यूएनओ तक चली गई। अब आज के समय में वो मतलब एक तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल गया, हमारे कैलाश सत्यार्थी के साथ में उसको मिला था। और यूएनओ में बोलती है जाकर के महिला, अब तो खैर बड़ी हो गई, इसमें छोटी थी काफ़ी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में करने वाले। तो इसलिए जो है पागलपन तक होना चाहिए, जिद पागलपन तक होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी किसी भी काम को करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये, हाँ, तो भौतिक अपेक्षा की बात करें तो दशरथ माझी क्या करता था कि चट्टानों पर ठंडियों में लाइट जलाता था, मतलब वो लकड़ी जलाता था, वो गर्म हो जाता था, फिर उसमें पानी फेंकता था तो चट्टान ढीली हो जाती थी, फिर उस पर हथौड़े चलाता था, छेने हथौड़े चलाता था। तो भूगोल नहीं जानता था लेकिन प्रक्रिया पता थी। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? यांत्रिक अपक्षय। अब ऐसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्या होता है, वहाँ पर जो है दिन में तो शीतोष्ण कटिबंध में दिन में तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं, दिन में चट्टानें गर्म हो जाती हैं, और रात में ओस पड़ता है, रात में ओस पड़ेगा। और ओस जो है धीरे धीरे जो ठंडी ज़्यादा हो जाती है 2 बजे 3 बजे के आसपास, तो वो पानी के रूप में जो ओस होता है किसी दरार में अगर फंसा हुआ, जैसे ये चट्टानी है संरचना है, ये क्या है, कोई चट्टानी संरचना है, इस तरीके से कोई चट्टान है और इसमें ये दरार है, और यहाँ पर तो पानी भर गया, ओस इकट्ठा होता रहा, पानी भर गया, इसमें पानी भर गया। और दिन में तो ये पानी क्या रहेगा, पिघला रहेगा, दिन में पानी पिघला रहेगा। रात में ये बर्फ़ बन जाएगा, ये पानी क्या हो जाएगा, रात में बर्फ़ बन जाएगा, रात में बर्फ़ बन जाएगा। दिन में फिर पिघल जाएगा, दिन में क्या होगा, फिर पिघल जाएगा, रात में फिर बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ बनने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा, बर्फ़ बनने पर इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो जब आयतन बढ़ जाएगा तो फिर इसको भी फैलाएगा कि नहीं, चट्टान को भी फैलाएगा। तो इस तरीके से पानी के पिघलने और जमने से, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पानी के पिघलने और जमने से चट्टानें जो है
फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, उसके कारण भी क्या होता है? कौन सा अपक्षय होता है? भौतिक अपक्षय होता है। कौन सा अपक्षय होता है? भौतिक अपक्षय होता है। चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरीके से होता है। और भी कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे साल्टेशन होता है, नमक की क्रिया से भी होता है। नमक वाले स्थान पे जहाँ पर जैसे भुज वाला क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र है भारत गुजरात का, वहाँ पर जो है नमक के कण पाए जाते हैं। नमक के कण में भी जो है जब सूर्य की किरण पड़ेगी तो उसके क्रिस्टल चमकेंगे और फिर वो सिकुड़ेगा, फैलेगा, तो उसके आसपास जो चट्टानें होंगी उनका भी जो अपक्षय होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो भौतिक तरीके से क्या होती, चट्टानों का क्षय होता है, अपक्षय होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग। अब इसमें रसायनों का योग होता है। इसमें किसका योग होता है? रसायनों का योग होता है। भाई हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में तमाम प्रकार की गैसें हैं जो रासायनिक जो है जल के साथ मिलकर के रसायन का निर्माण कर देती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, या फिर जो है ऑक्साइड गैस है। ऑक्साइड गैस जब किसी लौह तत्व के संपर्क में आती है तो फिर लौह ऑक्साइड बन जाता है वो, और लोहे को क्या करने लगती है? भुरभुरी करने लगती है, जंग लग जाती है। और चट्टानों में भी लोहा पाया जाता है, चट्टानों में भी लोहा पाया जाता है। हमारे पूरी पृथ्वी पर, मैंने बताया, हमारी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। हमारी पूरी पृथ्वी पर, यानी कि जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों मिलाकर के, पृथ्वी की सतह की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी अंदर से लेकर बाहर तक, अंदर से लेकर के बाहर तक हमारी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। और क्रस्ट की बात करें, भूपर्पटी की जो ऊपर वाला है क्रस्ट, जो लगभग मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक या औसत 30 किलोमीटर ही निकलता है, 33 किलोमीटर औसत निकलता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। ठीक, ये 3-4 तो आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से, और लेकिन वायुमंडल में तीनों का याद होना चाहिए। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और भूपर्पटी पे ऑक्सीजन। और पूरी पृथ्वी पर, होल पृथ्वी यानी अंदर से लेकर बाहर तक, लोहा। तो चट्टानों में जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लौह खनिज भी होता है। तो उस लौह खनिज वाले चट्टान जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है। उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण होगा तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा? भुरभुरी होगी। चट्टान क्या होगी? भुरभुरी होगी। जिस तरीके से लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग कैसे लगती है? खुला रख दो, ठीक, खुला रख दो तो हवा के थपेड़े लगेंगे लोहे पे, और धीरे धीरे लोहा गलित होना, क्षयित होना शुरू हो जाएगा। तो वो बिल्कुल वेदरिंग ही है। लोहे में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? वेदरिंग है। और कौन सी वेदरिंग है? रासायनिक अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय है। ठीक, तो इसीलिए तो लोग घरों में, जंगलों में और लोहे के जो किवाड़ लगाते हैं, पेंट करते हैं, इस पर पेंट लगाते हैं कि जो है खुला ना रहे। खुला रहेगा तो सीधे हवा, मतलब ऑक्सीजन सीधे उसके संपर्क में आएगा। और एक नमी भी होनी चाहिए, नमी भी मिल ही जाती है पर्याप्त मात्रा में। तो नमी और ऑक्सीजन दोनों जब संपर्क में आते हैं किसी लौह तत्व पर, किसी लौह युक्त चट्टान पर, तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, उसका क्षय होता है। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उसको कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है? CO2 मिल जाता है। CO2 भी तो हमारे वायुमंडल में है। CO2 जो है किस नंबर पे? हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे क्या है? CO2 नहीं है, चौथे नंबर पे CO2। आर्गन है, तीसरे नंबर पे क्या है? आर्गन है, चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो अब ये हीलियम और ये सब काफ़ी रेयर गैस हैं, बहुत हल्की गैसें ऊपर रहते हैं, भारी गैसें नीचे रहती हैं, हल्की गैसें ऊपर चली जाती हैं। सब वायुमंडल पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी यहाँ नहीं समझो। तो इस तरीके से जो है ये जब कार्बन डाइयुक्त गैसें जो है चूने वाली सतह पर आती हैं, बारिश के साथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, तो चूने की सतह को क्या कर देती हैं? घोल देती हैं। चूने की सतह को घोल देती हैं, तो उसको कार्बोनेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्बोनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो कार्बोनेशन की प्रक्रिया में चूने की सतह पर जो है कार्बन युक्त जो है जल चूने की सतह पर प्रवेश करता है, तो चूने की सतह का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, घुल जाता है। चूने का सतह घुल जाता है। जैसे एक चम्मच नमक ले लो, उसको पानी में डाल दो, चम्मच को घुमा दो, तो नमक क्या हो जाएगा? घोल बन जाएगा। नमक क्या हो जाएगा? घोल बन जाएगा। तो वो किस प्रकार की प्रक्रिया से हुई? वेदरिंग से हुआ। किससे हुआ? अपक्षय से हुआ, रासायनिक अपक्षय से हुआ। किससे हुआ? रासायनिक अपक्षय से वो प्रक्रिया हुई। तो इस तरीके से ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बोनेशन या कार्बनीकरण। हिंदी में कहते हैं कार्बनीकरण या
कार्बोनेशन की प्रक्रिया। और कभी कभी क्या होता है कि चट्टानों में पानी सोख लेता है, चट्टानों में पानी सूख जाता है कि नहीं। अब हमारे यहाँ जो है मैडम वो रखती हैं साबुन, एक बाहर रखती हैं, जो है कि कोई आए तो हाथ वाथ साफ करके वहीं वॉश बेसिन में। और अब इधर जो है मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो साबुन हमारा क्या हो गया, चूरा हो गया, भुरभुरा हो गया। मैडम कह रही बच्चे बड़े बदमाश हैं, साबुन को ही चूरा बना दिए। हमने कहा बच्चे नहीं, प्रकृति ने किया है। हमने कहा इसका जो है इसका हाइड्रेशन हो गया है, हाइड्रेशन हो गया, इसमें पानी नमी पहुंच गया और नमी से क्या हुआ, वो फूल गया। और ये प्रक्रिया रोज हो रही है, नमी जा रहा है, नमी से फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो भुरभुरी हो जाएगी, तो वो भुरभुरा हो गया। तो वो साबुन भी वो वाला है, कौन सा, एक सस्ता वाला साबुन खराब होता है ना, डॉक्टर वाक्टर, तो ऐसे ही साबुन रख देते हैं बाहर जो है। हाँ, तो उसमें जो है हाइड्रेशन की क्रिया होती है, उसमें अर्थात नमी पहुंच जाए किसी चट्टान में, किसी ऐसे चट्टान में, या फिर कोई मिट्टी देखते हो, या जो खड़िया मिट्टी वगैरह है, या कोई इस टाइप की जो थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट भी हो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, और उस मिट्टी को पानी सोख ले, फिर पानी सूख जाए, फिर पानी सोखे, फिर सूख जाए, तो वो हाँ, तो धीरे धीरे वो भुरभुरी होने शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, भुरभुरी होने शुरू हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जो है इसको जलयोजक प्रक्रिया बोलते हैं, हाइड्रेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से जो है भी अपक्षय होता है। कैसा अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। ठीक, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। साबुन वाला उदाहरण तो हमको घर में दिखाई दिया। हाँ, गेरू का भी उसका भी ऐसा ही होगा, हाइड्रेशन। अब इसके बाद में जैविक अपक्षय पे चर्चा करते हैं। जैविक अपक्षय या बायोलॉजिकल जो है वेदरिंग। जैविक अपक्षय में जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, मानव आएगा, ये सब क्या करते हैं, जैविक अपक्षय करते हैं। जीव जंतु, बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं बिल बनाकर रहते हैं, धरती में बिल बनाते हैं। हाँ, जो है चूहा हुआ, सांप तो बिल नहीं बनाता है, सांप तो दूसरे के बिल में कब्जा करके रहता है। चींटी, हाँ चींटी, अर्थवर्म जिसको बोलते हैं, ये केचुआ वगैरह है, केचुआ होता है ना खेतों में, केचुआ वगैरह भी जो है ये काम करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग करते हैं। ये जब मिट्टी को खोदेंगे, पलटेंगे, अल्टा पल्टी करेंगे तो अपक्षय होता है, उसका चट्टान का अपक्षय होता है। दीमक है, दीमक लग जाती है कहीं कहीं ना, दीमक के बड़े बड़े, हमने तो भैया वहाँ पर जो है भरतपुर में वो कौन सा है, घना पक्षी विहार है, अब तो वो नेशनल पार्क है घना, तो वहाँ पर हमने देखा बड़े बड़े बीम दीमक के, दो मतलब इस छत के बराबर इतने ऊंचे ऊंचे बीम बन जाते हैं उसके। और वो हाँ दीमक। और एक बार प्रश्न भी आया था कि मीथेन गैस कौन कौन उत्सर्जित करते हैं, तो उसमें भैंसिया भी हमारे हिंदुस्तान की दी थी, दीमक भी दिया था, तो दीमक भी करते हैं। दीमक भी जो है मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। दीमक जो बीम बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं, तो उनसे भी जो है मीथेन गैस निकलता है। पता नहीं कहाँ से प्रश्न बनाने वाले ले आते हैं उठा करके, जाने कौन कौन से रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे प्रश्न ले आते हैं। तो इसलिए जो है वो दीमक भी जो है मिट्टी को क्या करती हैं, चट्टानों को अपक्षित करती हैं, वेदरिंग करती हैं। लेकिन पेड़ पौधे भी काफ़ी करते हैं। पेड़ पौधे दोनों काम करते हैं, चट्टानों को संगठित भी करते हैं और अपक्षय भी करते हैं। उनकी जड़ें जो है चट्टानों को बांध कर रखती हैं, जिससे उसका अपर्दन ना हो सके, इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप खेती करो तो अपने खेतों पर जो है, जहाँ खास करके जहाँ हवा ज़्यादा तेज चल रही हो, जहाँ पानी ज़्यादा बरस रहा हो, तो वहाँ पर अपने खेत की मिट्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं, शेल्टर ट्रीज लगा देते हैं। वृक्षों की एक जो है पूरी श्रृंखला लगा देते हैं, जिससे कि हवा सीधे सीधे जो है ज़मीन पर ना टकराए, ज़मीन पर न जाए और मिट्टी ना कट के उड़े, या वर्षा हो रही डायरेक्ट तो वर्षा का पानी डायरेक्ट ना पहुँचे। जब पेड़ के सहारे पहुँचेगा तो पेड़ जो है उसके फोर्स को रोकेगा पानी के, और फिर बाद में धीरे धीरे नीचे टपकेगा, तो वो पानी फ़ायदा भी करता है। वो पानी क्या करता है, ज़मीन के नीचे रिस करके जाता है और हमारे जो भूमिगत जल है उसमें वृद्धि भी करता है। इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वृक्ष हमारे दोनों काम करते हैं, अपक्षय का भी काम करते हैं और चट्टानों को संगठित भी करते हैं। उनकी जड़ें क्या करती, चट्टानों को बांध कर भी रखती हैं, लेकिन जब जड़ें जब फैलती हैं तो चट्टानें टूटती भी हैं, तो उनका अपक्षय भी होता है। तो पेड़ के जड़ जो है ये काम करते हैं। और मनुष्य तो उससे भी बड़ा जो है अपक्षय का कारक है, मनुष्य क्या करता है, डायनामाइट लगाकर चट्टानों को उड़ा देता है। डायनामाइट लगा के चट्टानों को उड़ाएगा तो वहाँ की चट्टानें ढीली हो जाएंगी, फिर जो है अपक्षय की प्रक्रिया को जो है बल मिल जाता है, अपक्षय की प्रक्रिया होने में बल जो है ज़्यादा होता है। तो मानव भी इस प्रकार से जैविक अपक्षय का सबसे बड़ा कारक है। और
हमारी छिया, छगड़िया, बकरिया ये भी अपक्षय करती हैं। छिया कहते हैं ना? अच्छा, हाँ हम तो बकरी कहते थे। तो बकरियां भी, भेड़ बकरियां भी जो है अपक्षय के कारक हैं। जब यहाँ तो चरवाहे नहीं है, लेकिन जहाँ पर चरवाहे हैं, जहाँ चरागाह है जहाँ पर, वहाँ पर लोग चराने जाते हैं बकरियों को। हाँ, तो वो क्या करते हैं, उनके खुर से जो है अपक्षय होता है। बकरियों के, भैंसों के और गायों के, भेड़ों के, इनके खुर से अपक्षय होता है। इनके खुर से जब चलते हैं तो मिट्टी, वहाँ की चट्टान, वहाँ की ढेरी होती है, उससे चोट पड़ता है। तो किससे हो रहा है? एक जैव से हो रहा है, एक जीव से हो रहा है, जीवधारी से हो रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय। इसलिए उनको क्या कहते हैं? जैविक अपक्षय। तो ये जैविक अपक्षय के ये सब क्या है? कारक है। तो अपक्षय के हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा। अपक्षय क्या है? अपने ही स्थान पर चट्टानों का वियोजित हो जाना, विखंडित हो जाना। देखो दो शब्द आएंगे, वियोजित हो जाना और विखंडित हो जाना। वियोजित प्रक्रिया किससे होगी? रसायन से होगी। तो वियोजित मतलब उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, घोल बन जाएगा। और घोल किससे बनेगा? रसायन से बनेगा। तो वियोजित हो जाना चट्टानों का और विखंडित हो जाना, विखंडित होगा तो यांत्रिक अपक्षय होगा या जैविक अपक्षय होगा। लेकिन वियोजन के लिए, चट्टानों के वियोजन के लिए क्या चाहिए? रसायन चाहिए। तो इसीलिए दो शब्द आते हैं। जब चट्टानों का अपने ही स्थान पर वियोजन और विखंडन हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं, वीदरिंग कहते हैं। और इसी में शब्द आता है स्वस्थाने इन सिटू। अपने ही स्थान पर ना कहकर हम क्या कहेंगे? स्वस्थाने या इन सिटू। कभी कभी सीधे इन सिटू दे देगा, इन सिटू दे देगा, स्वस्थाने ना दे करके सीधे सीधे। तो और ये अपक्षय कितनी प्रक्रिया से होती है? 3 प्रकार से होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो ये अपक्षय के हमने 3 प्रकार देखे। अब हम लोग आते हैं अपर्दन की तरफ। देखो अपर्दन है हमारा जो है सीधे सीधे, इसमें अपर्दन गति से संबंधित है। ये गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। अपर्दन एक जो है गतिशील प्रक्रिया है। इरोजन इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इरोजन। और ये कैसी प्रक्रिया है? गतिशील। इसमें गति पाई जाती है। अब गतिशील कैसे होगी? तो कुछ 5-6 ऐसे प्रक्रम हैं, भौगोलिक प्रक्रम कहते हैं, उनके कारण हमारी पृथ्वी पर चट्टानों का, स्थल मंडल की चट्टानों का क्या होता है? अपर्दन होता है। अपर्दन जो एक सम्मिलित प्रक्रिया है, जिसमें जो है निम्नीकरण, अवृद्धि, जो है मतलब कटाव, परिवहन और जमाव, 3 प्रक्रिया शामिल होती हैं। किसी चट्टान का कटना, किसी चट्टान का दूसरी जगह जाकर जमा हो जाना, और जमा कौन करेगा? परिवहन करेगा ले जा करके। तो 3 प्रकार की सम्मिलित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। चट्टानों का कट जाना, चट्टानों का दूसरी जगह जाकर के जमा हो जाना, डिपोजिशन हो जाना। और डिपोजिशन कैसे होगा? परिवहन के बाद ही होगा। तो 3 प्रकार की सम्मिलित प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन। और अब ये प्रक्रिया संपन्न कैसे होगी? तो 5-6 ऐसे प्रक्रम हैं जिसको भौगोलिक प्रक्रम कहते हैं, जिनको हम लोग बारी बारी से आगे अध्ययन करेंगे। उन प्रक्रमों के नाम यहाँ पर समझ लो, फिर अपर्दन कैसे होता है इसको भी समझाते हैं। तो देखो वो प्रक्रम जो अब गतिशील होंगे, या तो बहता हुआ जल होगा, या क्या होगा? बहता हुआ जल होगा। अब बहता हुआ जल को सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं? नदी कह सकते हैं, सीधे सीधे नदी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भूगोलवेत्ता नदी ना कह करके सीधे सीधे क्या कहते हैं? रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर में तो नदी भी आ जाएगी, रनिंग वाटर में जो है हमारे कूले का पानी भी आ जाएगा, हमारे जो है नाले का पानी भी आ जाएगा। सब तो करते हैं अपर्दन, तो सब आ जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहता है? रिवर का। रिवर ही प्रभावित करते हैं, स्थलाकृतियों को निर्मित करते हैं, बनाते बिगाड़ते हैं। तो इसलिए सीधे सीधे नदी प्रक्रम या नदीय प्रक्रम या रिवर प्रोसेस बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिवर प्रोसेस। और पानी बहता हुआ है तभी अपर्दन होगा। इसलिए जो है ये क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है। तो बहता हुआ जल हो गया। और बहता हुआ जल है तो हमारे जो है पवन पुत्र हनुमान कहाँ दूर रहे हैं? लेकिन हनुमान जी नहीं है, उनके पवन जी ही आ जाएंगे, पवन देवता। पवन देवता भी कम नहीं है, ये भी बहेंगे। तो फिर क्या करेंगे? अपर्दन करेंगे, चट्टान को काटेंगे, फिर उसको उड़ा कर ले जाएंगे और दूसरी जगह ले जा करके जमा कर देंगे। तो इस तरीके से पवन भी एक प्रक्रम है। भौगोलिक प्रक्रम में विंड जो है एक जो है प्रक्रम है, एक प्रोसेस है विंड प्रोसेस, बहता हुआ हवा, बहता हुआ जो है वायु, बहती वायु। तो पवन उसको कह सकते हैं। तो पवन से, वायु से भी क्या होता है? अब वायु कहाँ होगी? पवन कहाँ बहेगा ज़्यादा? रेगिस्तानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानों क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर कोई अवरोध नहीं है, कोई बड़े बड़े पेड़ नहीं है, और वहाँ पर आसानी से उनको मतलब उत्पत्ति का एक जो है सोर्स मिल जाता है। पवन कैसे उत्पन्न होते हैं? जब कहीं पर निम्न दाब और उच्च दाब में अंतर आ जाता है, हमारे सतह पर जब दाब में, प्रेशर में अंतर आ जाता है, तो पवन की क्या होती है? उत्पत्ति होती है।
अभी देखो हवा नहीं बह रही है क्योंकि चारों तरफ दबाव एक समान है, चारों तरफ दबाव एक समान है। जैसे ही कहीं पर निम्न दाब बनेगा और कहीं पर उच्च दाब बनेगा, उच्च दाब मतलब हवाओं का दाब ऊंचा होगा और हवाओं का दाब निम्न, जहाँ गर्मी होगी वहाँ हवाओं का दाब कम हो जाएगा और जहाँ अपेक्षाकृत उसकी तुलना में जो है हवा कम गर्म स्थान होगा वहाँ पर दबाव ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हवाएं जो है अधिक दाब से निम्न दाब की तरफ बहना शुरू, और ये हवाएं क्या है, वास्तव में गैस ही तो हैं, ये गैस ही बहना शुरू कर देती हैं। बस क्या हो जाता है, हवा की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम लोग वायुमंडल में जब पढ़ेंगे तो हवाओं के बारे में भी पूरा अध्ययन करेंगे, किस तरीके से जो है हवाओं की उत्पत्ति होती है, कैसे जो है ये निम्न दाब उच्च दाब बनते हैं। यहाँ पर इतना समझ लो कि अब हवा की उत्पत्ति हो गई तो हवा पवन महोदय बहने लगे, और बहने लगेंगे तो उनके सामने आने वाले चट्टान को क्या करेंगे, काटेंगे, इरोजन करेंगे। तो इससे भी होता है। पवन के अलावा कुछ पानी जमीन के नीचे चला जाता है जिसको भूमिगत जल कहते हैं, कहीं कहीं चूना युक्त जो सतह होता है जहाँ पर चूने की अधिकता होती है, देहरादून में भी चले जाओ वहाँ भी मिलेगा चूने की अधिकता जो है आपको। वहाँ तो केव्स बन जाते हैं, कैवन्स बन जाते हैं, चूने के सतह में गुफाएं बन जाती हैं इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, बहता हुआ जल उन चूने की सतह को जो है वहाँ भी इरोजन करती हैं और ले जा करके जमा करती हैं, डिपोजिट करती हैं। तो बहता हुआ भूमिगत जल भी जो है क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं। इसके अलावा समुद्र भी पीछे की ओर है, समुद्री तरंगें आती हैं, समुद्र की तरंगें समुद्र में चल रही कोई बात नहीं, समुद्र से बहते हुए तट की तरफ आएंगी तो तट को क्या करेंगी, अपरदित करेंगी, तट का चट्टान को काटेंगी और काट करके उनको उठा करके अपने साथ समुद्र में ले जाएंगी। फिर दोबारा थपेड़ा आएगा तो चट्टान फिर आकर के टकराएगा समुद्र से, उससे तट से, और फिर वो टकरा करके दूसरे को तोड़ेगा, उसको भी ले जाएगा। समुद्र में अगर आप नहाने जाओ और अपने चप्पल को जो है सतह पर रख दो बाहर, पहले देखोगे चप्पल गायब है, सोचोगे कोई चुरा ले गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और बिहार में चोरी ज़्यादा होती है तो दिमाग में यही आएगा ना कि कोई चुरा ले गया। मंदिर में नहीं बचते हैं, मंदिर में भी चुरा ले जाते हैं। मंदिर में हम जाते हैं भगवान की पूजा करने और एक नज़र हमारी, एक दिमाग हमारा कहाँ रहता है, कहीं चप्पल ना चला जाए हमारा ना, यही बात होती है। क्योंकि मानसिकता ऐसी है, जानते हैं चोरी हो जाएगी तो फिर हाँ दिमाग हमारा एक भगवान, आधा दिमाग भगवान की तरफ रहेगा, आधा दिमाग चप्पल पे रहेगा, अरे तो जाओ ही मत। तो फिर जो है वहाँ पर जो है क्या होता है, फिर दोबारा आप डुबकी लगा के बाहर निकलोगे, देखो चप्पल वहीं रखा है, अरे चमत्कार हो गया, ये तो अच्छा चोर था जो चुरा के ले गए रख गया। तो वो चोरी कौन कर रहा है, समुद्र की तरंगें कर रही हैं, समुद्र की तरंगें। पहली बार समुद्र की तरंग आई तो खींच करके ले गई, जब आपने देखा वहाँ है नहीं, दोबारा फिर आई तरंग तो ले करके वहीं डिपोजिट कर दिया, डाल दिया। तो समुद्री तरंगें ले जाती हैं, लाती हैं, ले जाती हैं, लाती हैं। तो इस तरीके से समुद्री तरंगें भी क्या करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं। और हिमनद भी कैसे पीछे रहे, हिमनद मतलब ऐसी नदी जो हिम की नदी हो, जो किसकी नदी हो, हिम की नदी हो। हिम मतलब बर्फ की नदी हो, तो उसको बोलते हैं हिमनद। नद शब्द जहाँ आ गया वहाँ पर गतिशीलता आ जाएगी। अगर हिम जमा हुआ है तो उसको हिमनद नहीं कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, हिमाच्छादित सतह कहेंगे। और जैसे ही उसमें मूवमेंट शुरू हो गया उसको हिमनद कहने शुरू कर देंगे। मूवमेंट कैसे शुरू होगा, नीचे की सतह गर्म हो जाती है और गर्म होकर के नीचे का जो है बर्फ पिघलने लगता है, और पिघलेगा तो चिकनी सतह पर वो सरकने लगता है, और सरकेगा तो फिर अपने साथ काटेगा, छांटेगा। उस क्रिया को उत्पाटन कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं। तो चट्टान को तोड़ते हुए हिमनद ले जाएगा। तो इस तरीके से हिमनद भी जो है गतिशील क्रिया है, जिससे क्या होता है, अपर्दन होता है। तो ये सब प्रक्रम है, ये सब क्या है, प्रक्रम है। अब ये अपर्दन होता कैसे है, अपर्दन सबसे पहली बात तो कोई भी प्रक्रम, चाहे वो बहता हुआ जल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे जो है समुद्री तरंगे हों, चाहे भूमिगत जल हो, ये सब जो है सबसे पहले किसी चट्टान पे टकराएंगी, टक्कर मारेंगी। हवा बहते हुए आएगा तो टक्कर मारेगा, बहता हुआ जल जाएगा। जैसे ये नदी है, अब नदी में इस तरीके से ये नदी है, नदी में ऐसे ही धार आई, ठीक, और यहाँ से यहाँ टकराएगी तो ये फिर से यहाँ से पलटा मारेगी, सीधे यहाँ पे टक्कर मारेगी। तो यहाँ टक्कर मारेगी तो ये वाला हिस्सा कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वाला हिस्सा कटेगा, यहाँ चट्टान हो चाहे मिट्टी हो उसको काटेगा। और यहाँ पर आएगी टक्कर मारेगी तो ये वाला हिस्सा कटेगा। तो इस तरीके से ये चट्टानी सतह, ये मिट्टी, ये चट्टानी सतह, इसका क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। और यही इसी को ला करके फिर इधर क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी, जमा देगी। लेकिन फिर दूसरी लहर आएगी, इसको भी उड़ा करके ले जाएगी। तो इस तरीके से जो है, जब पहली प्रक्रिया में क्या होता है, चट्टान टूटता है किसी प्रक्रम से, तो जो है उसको बोलते हैं अपघर्षण, एट्रीशन। उसमें ऐसी प्रक्रिया में जो है चट्टान किसी बाहरी तत्व से क्या होता है, टूट कर
छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। फिर अब जब छोटे छोटे टुकड़े मिल गए उसको, तो वो टुकड़े भी टकराएंगे आपस में कि नहीं। बहता हुआ पानी जाएगा तो उसमें कुछ इतने बड़े टुकड़े बहते जाएंगे, कुछ छोटे छोटे टुकड़े बहते जाएंगे, फिर आपस में टक्कर मारेंगे कि नहीं, आपस में घर्षण होगा, टकराएंगे तो घर्षण होगा। तो ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं सन्निघर्षण। क्या बोलते हैं? सन्निघर्षण। यानी दोनों सन्निकट आकर के और घर्षण कर रहे हैं, तो फिर वो क्या रेत में बदलेंगे। बड़े पत्थर सन्निघर्षण करते हुए टकरा टकरा करके किस में बदल जाएंगे? रेत में बदल जाएंगे। तो नदियों में रेत का निर्माण भी ऐसे ही होता है। अपर्दन की प्रक्रिया से नदियों में रेत का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया से? सन्निघर्षण से। कौन सी प्रक्रिया से? सन्निघर्षण से। तो इस तरीके से, और इसके अलावा उत्पाटन की प्रक्रिया होती है। वो कहाँ होती है? हिमनद में होती है। प्लकिंग, जैसे कि मैंने बताया कि हिमनद बहता हुआ जा रहा है तो अपने नीचे से उसको रगड़ते हुए चलेगा, पॉलिश करते हुए चलेगा सतह को, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं उत्पाटन। प्लकिंग करना, प्लक करना, तोड़ना, तो उस तरीके से प्रक्रिया। तो इस प्रकार से जो इन प्रक्रियाओं से क्या होता है, जो है रेत का निर्माण होता है, चट्टानी सतह टूटती है, रेत का ऐसे पवन करती हैं। ऐसे सभी प्रकार की जो है प्रक्रियाएं, प्रक्रम, भौगोलिक प्रक्रम चट्टानों को तोड़ती हैं। ठीक, अब टूटा हुआ चट्टान जो रेत बन गया वो बहते हुए प्रक्रम के साथ में बहता हुआ चला जाएगा, बहता हुआ चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं परिवहन। बहता हुआ जब चला जाएगा तो इसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है और परिवहन इनके लिए भी जरूरी है। अब ये परिवहन जब इधर से इस तरीके से ये सतह कटी और ले जा करके घाटी में जो है जमा कर दिया, तो यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है। तो ये निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ पर जो है निम्नीकरण हो रहा है, यहाँ पर वृद्धिकरण हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वृद्धिकरण हो रहा है। तो इस तरीके से, और ये कौन सी प्रक्रिया है? परिवहन की प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? परिवहन की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से सम्मिलित रूप से जो है अपर्दन की प्रक्रिया है। और जब एक समय ऐसा आएगा कि ये कटा सतह और ये भरा सतह दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर समतल हो जाएगी सतह। क्या हो जाएगी? समतल हो जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया को इसीलिए कहते हैं समतल स्थापन की प्रक्रिया। तो अपर्दन की प्रक्रिया या अनाच्छादन की प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है? समतल स्थापन से संबंधित है। अपक्षय और अपर्दन दोनों प्रक्रिया अनाच्छादन कहलाती हैं और अनाच्छादन की प्रक्रिया समतल स्थापन से संबंधित है। पृथ्वी पर समतल करती है, सतह को बराबर करती है। यही कारण है कि आज हम मैदानों में मौज कर रहे हैं, धान चावल गेहूं सब उपजा रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती तो आज हम इस लायक नहीं होते। ये तो जहां हम रह रहे हैं ये 4-5-6 किलोमीटर गहरी खाई थी। कल्पना करो, इतनी गहरी खाई में हम लोग रह रहे हैं। 4 से 6 किलोमीटर तक गहरी खाई थी और इसको आज बराबर कर दिया है किसने? नदियों ने। इसको आज नदियों ने बराबर कर दिया। जब हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें चर्चा करेंगे कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। आज जो मैदान है वो कैसे भाई, इसका साक्ष्य भी है। जब आप अपने घर में बोरिंग करवाते हो, समर लगवाते हो, तो उसमें देखते हो काफ़ी गहराई तक जो है क्या निकलते हैं? रेत ही रेत निकलते हैं। चट्टान के कण निकलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं। तो अर्थात काफ़ी गहरा डिपोजिशन किसने किया है? नदियों ने किया है। भाई पहले नदी किसको जमा करेगी? नीचे बड़े चट्टानों को, इसके ऊपर उससे छोटे चट्टान, उसके ऊपर उससे छोटे चट्टान, फिर सबसे ऊपर रेत जमा होंगे, मिट्टी जमा होंगे। और हम इस मिट्टी का इसीलिए फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि हमारी भौगोलिक प्रक्रिया ने इसको ऐसे बनाया है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है अनाच्छादन की प्रक्रिया। और ये किससे संबंधित है? बहिर्जात बल से। बहिर्जात बल जो हमारी वायुमंडल में रह करके पृथ्वी पर कार्य करती है से ही बहिर्जात बल कहते हैं। अब कल हम लोग एक एक चीज़ों को लेते चलेंगे, नदी उठाएंगे, नदी का अध्ययन करेंगे, उसी में पवन इसमें क्योंकि प्रश्न यहाँ से आते हैं आपकी परीक्षाओं में कि जो है कौन सी आकृति कैसे बनती है। तो इसमें 2 प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं, अपर्दन से बनेंगी और जमाव से बनेंगी, निक्षेपण से बनेंगी और अपर्दन से बनेंगी। तो ये 2 प्रकार की आकृतियों का हम लोग यहाँ से प्रश्न पूछता है, दे देगा कि ये कौन सी ये आकृति है और इस आकृति का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो इस तरीके से जो है नदियों के बारे में पूरा हम लोग कल अध्ययन करेंगे।